किसी ने क्या खूब कहा है, दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है और ज़िंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। तो दोस्तों, आत्मविश्वास बनाए रखें, अपने पथ पर बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। आज हम बिहारी रत्नाकर, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी सतसई पे टीका लिखी गई है, उसमें से पदों की व्याख्या देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 15 पदों का अध्ययन कर लिया है 3 शॉर्ट वीडियोस के अंदर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड में 1 से 25 तक पद लगते हैं और सेकंड ग्रेड में 1 से लेकर 20 तक पद लगते हैं। उनकी संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं हम। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सै पल्लव डार। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सै पल्लव डार। सबसे पहले इनके शब्दार्थ देखेंगे। झीने, झीने यानी पारदर्शक अर्थात महीन। पट, पट यानी वस्त्र। झुलमुली, झुलमुली यानी झुलमुलाना, और एक तरह से झुलमुली एक आभूषण भी होता है। झलकती, झलकती, झलकती यानी झलकना। ओप, ओप यानी चमक, ओप यानी चमक। अपार, अपार यानी अत्यधिक। सुरतरु, सुरतरु यानी कल्प वृक्ष। लस्ती यानी मंद मंद हिलती हुई, सुशोभित हो रही है। लस्ती यानी सुशोभित हो रही है। सै पल्लव पत्तों सहित। डार, डार यानी डाली। सिंधु, सिंधु समुंदर। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सै पल्लव डार। इस छंद में नायक नायिका के झीने वस्त्र में से दिखाई देने वाली नायिका की शारीरिक झलक का सौंदर्य उत्प्रेक्ष्य अलंकार के आधार पर प्रकट कर रहा है। यानी नायिका ने झीने वस्त्र धारण कर रखे हैं। नायक अपने आप नायिका के सौंदर्य को देखकर कहता है, क्या कहता है? झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। झुलमुली, झुलमुली का अर्थ अगर हम आभूषण लें तो यानी नायिका के कानों में जो झुलमुली नामक आभूषण धारण कर रखा है, उसकी अपार आभा यानी चमक महीन वस्त्र के भीतर से प्रकाशित हो रही है। तो इसका अर्थ ये होगा। और अगर उस नायिका के समग्र सौंदर्य को झुलमुली के अंदर लेके चलें तो इसका इस तरीके से होगा सब अर्थ। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, कि इस सुंदरी के झीने वस्त्रों में से इसके शरीर की अपार शोभा झिलमिलाती है और वह वस्त्रों में से फूटता हुआ सौंदर्य प्रकाश ऐसा लगता है मानो सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सै पल्लव डार, मानो कल्प वृक्ष की डाली यानी शाखा पत्तों सहित समुद्र में शोभायमान हो। यानी नायिका के सुकोमल हाथ, पांव, होठ, कान आदि को कवि ने सै पल्लव डार कहकर यानी पत्तों सहित डाली कहकर पत्तों से उपमा दी है। एक बार और देखते हैं। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सै पल्लव डार। यानी नायिका ने झीना पट वस्त्र पहन रखा है और उस वस्त्र में से नायिका के जो शारीरिक शरीर के जो अंग है, उन अंगों की ओप अपार यानी उन अंगों की अपार शोभा झलकती है, झलक रही है, झुलमुला रही है। मानो सुरतरु की मनु सिंधु में
लस्ती सै पल्लव डार, मानो कल्प वृक्ष, मानो कल्प वृक्ष की डाली पत्तों सहित लस्ती शोभायमान हो, जैसे कल्प वृक्ष की डाली पत्तों सहित समुद्र में शोभायमान हो। तो यहाँ नायिका के सुकोमल हाथ, पांव, होठ, कान आदि को कवि ने सै पल्लव डार कहकर पत्तों से उपमा दी है। अब इसका विशेष देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में रति नामक स्थायी भाव की सफल पुष्टि की गई है, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस है। इस दोहे में नायक को आश्रय, नायिका को आलंबन माना जा सकता है। नायिका के शरीर की शोभा को उद्दीपन और नायक के प्रशंसात्मक कथन को अनुभाव समझा जा सकता है। अलंकार की बात करें तो पहली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। पहली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। झीने, झलमली, झलकती, ओप, अपार, तो इनमें अनुप्रास अलंकार है। और संपूर्ण दोहे में देखें तो वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखते हैं। डारे ठोड़ी गाड़, गही नैन बटोही मारी, चिलक चौंद में रूप ठग, हांसी फांसी डारी। डारे ठोड़ी गाड़, गही नैन बटोही मारी, चिलक चौंद में रूप ठग, हांसी फांसी डारी। तो सबसे पहले इनके शब्दार्थ देखते हैं। डारे, डारे यानी डाल दिया, गाड़ यानी गड्ढा, गही, गही यानी पकड़कर या फिर घेर कर, नैन यानी नेत्र, बटोई, नेत्र बटोई यानी नेत्र रूपी बटोही, मारी यानी मारकर, चिलक चौंद यानी चमक में भ्रमित होना, हांसी यानी हंसना, फांसी फंसना, और डारी डालना। डारे ठोडी गाड़, गही नैन बटोही मारी, चिलक चौंद में रूप ठग, हांसी फांसी डारी। अब इसका अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें है क्या। तो नायक ने अपने नेत्रों से नायिका के समस्त अंगों के सौंदर्य को देखा। उसकी दृष्टि मोहित होकर सब ओर से जाकर कहाँ पर टिक जाती है? ठुड्डी के गड्ढे में पड़ जाती है। उस गड्ढे में शोभा की अधिकता के कारण नेत्र वहां से हटते ही नहीं है। अपने नेत्रों की यह अवस्था देखकर नायक नायिका की शोभा का वर्णन करता हुआ कहता है, तो क्या कहता है कि रूप ठग, कि रूप ठग, कि नायिका का सौंदर्य है वो ठग के समान है। रूप यानी सौंदर्य, ठग यानी ठग के समान है। नायिका का सौंदर्य ठग के समान है। रूप ठग, नायिका का सौंदर्य ठग के समान है। चिलक चौंद में, चिलक चौंद में, जो अपने प्रकाश की चकाचौंध में, जो अपने प्रकाश की चकाचौंध में गही नैन बटोई, गही नैन बटोई, इस सौंदर्य रूपी ठग ने और इस प्रकाश की चकाचौंध ने मेरे नेत्र रूपी पथिकों को पकड़कर अर्थात घेरे हुए हैं, पकड़ लिया है अर्थात घेरे हुए हैं। रूप ठग यानी नायिका का सौंदर्य ठग के समान है। चिलक चौंध में, जो अपने प्रकाश की चकाचौंध में, गही नैन बटोई, मेरे नेत्र रूपी पथिकों को घेरे हुए हैं। हांसी फांसी डारी, हांसी फांसी डारी, इस सौंदर्य रूपी ठग ने अपनी हंसी के फंदे में उलझाकर मेरे नेत्र रूपी पथिकों को मारी यानी मार दिया है, और डारे ठोडी गाड़, और मारकर ठुड्डी के गड्ढे में डाल दिया है। एक बार और देखते हैं। रूप ठग, नायिका का सौंदर्य ठग के समान है। चिलक चौंध में, जो अपने प्रकाश की चकाचौंध में, गही नैन बटोई, मेरे नेत्र रूपी पथिकों को घेरे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। हांसी फांसी डारी, इस सौंदर्य रूपी ठग ने अपनी हंसी के फंदे में उलझाकर मेरे नेत्र रूपी पथिकों को मार दिया है। डारे ठोडी गाड़,
और मारकर ठुड्डी के गड्ढे में डाल दिया है, अर्थात ठुड्डी के सौंदर्य में मोहित नेत्र उसी को देखने के लिए टकटकी लगाए हुए है। अब मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसका विशेष देखते हैं। विशेष की बात करें तो कवि ने सांग रूपक की सफल योजना की है। प्रस्तुत रूप में नायिका का सौंदर्य तो ठग है और उसके सुंदर शरीर की छवि पथिकों के लिए चिलक चौंध बन जाती है, और नायिका की सुखद हंसी फांसी के फंदे की तरह है। नायिका की जो हंसी है सुखद, वो फांसी के फंदे की तरह है, और नायिका के नेत्र पथिक है जो कि हंसी रूपी फांसी के फंदे में पड़कर मर जाते हैं और फिर ठोडी रूपी गड्ढे में धकेल दिए जाते हैं। अलंकार देखें तो गाढ़ और गही में छेकानु प्रकाश अलंकार है, और संपूर्ण दोहे में देखें तो सांग रूपक अलंकार आया है। चलो आगे चलते हैं। किन्नेहु कोटिक जतन अब कही काडे कोनु, भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोनु। पानी में को लोनु, पाना नहीं है यहाँ पर, ये पानी में को लोनु है। पहले तो शब्दार्थ देखते हैं। कोटिक, कोटिक यानी करोड़, जतन यानी यतन, काढ़े यानी निकालना, कोनु यानी कौन, भो मन यानी मेरा मन, मोहन रूप मोहन के रूप में, पानी पाना यानी पानी, लोनु लोनु यानी नमक, लोनु यानी लूण नमक। किनेहु कोटिक जतन अब कही काडे कोनु, भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोनु। तो इस दोहे में देखते हैं क्या है। जब सखी ने नायक के सौंदर्य की प्रशंसा की और अनेक प्रकार की प्रेम की शिक्षा दी, तब नायिका कहती है कि अब मेरा मन मोहन के सौंदर्य में घुल मिल गया है, जो किसी भी प्रकार अलग नहीं किया जा सकता। तुम व्यर्थ में मुझे शिक्षा दे रही है। किनेहु कोटिक जतन अब कहीं काडे कोनु, भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोनु। तो नायिका कहती है भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोनु। नायिका कहती है कि मेरा मन पूरी तरह मोहित कर लेने वाले मोहन के सुंदर रूप में उसी प्रकार मिल गया है जिस प्रकार पानी में नमक घुल मिल जाता है, जिस प्रकार पानी में नमक घुल मिल जाता है। तो नायिका अपनी सखी को कहती है कि मेरा मन पूरी तरह मोहित करने वाले मोहन के सुंदर रूप में उसी प्रकार मिल गया है जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है। किनेहु कोटिक जतन अब कही काडे कोनु। और जब पानी में नमक मिल जाता है तो पानी में घुले हुए नमक को कोटिक यानी करोड़ों, जतन यानी यतन करने पर भी नहीं निकाला जा सकता। उसी प्रकार मोहन के लावण्य रूप से मेरा मन मिल गया है, अब उसे कौन निकाल सकता है। अर्थात मैं प्रिय के आकर्षक सौंदर्य पर रीझ कर उसे अपना हृदय पूरी तरह समर्पित कर चुकी हूँ। अब संसार की कोई शक्ति मुझे प्रिय के प्रति प्रेम भाव से विरत नहीं कर सकती, यानी अलग नहीं कर सकती। किनेहु कोटिक जतन अब कही काडे कोनु, भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोनु। तो नायिका सखी से कहती है कि मेरा मन तो पूरी तरह से मन को मोहित करने वाले मोहन के रूप में मिल गया है, मोहित हो गया है, और वो उस प्रकार मिल गया है जैसे पानी में को लोनु, जिस प्रकार पानी में क्या मिल जाता है, नमक मिल जाता है। किनेहु कोटिक जतन, चाहे कोई कितने ही करोड़ों यतन कर ले, अब कहीं काडे कोनु, अब इसे कौन काट सकता है। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। विशेष देखते हैं।
प्रस्तुत दोहे में प्रौढ़ा नायिका की मन स्थिति का चित्रण किया गया है। नायिका के एकनिष्ठ प्रेम की झलक भी देखी जा सकती है। नायिका का मन मोहन के रूप लावण्य में पूर्णतः निगमन है। उसे कहीं भी मोहन जैसा रूप नहीं दिखता, अतः मोहन के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भाव का सर्वथा स्वाभाविक है। मीराबाई की तरह इस नायिका का मन भी कहीं अनंत सुख नहीं पाता। अगर अलंकार की बात करें तो कहीं काडे कोनु, इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार है। मन में श्लेष अलंकार है और संपूर्ण दोहे में देखें तो दृष्टांत अलंकार है और संपूर्ण दोहे में वक्रोक्ति अलंकार भी आया है। जैसे ये 25 दोहे पूरे होंगे तो इन 25 दोहों पर एक दिन अपन स्पेशल क्लास रखेंगे और अगर आपने चाहा तो लाइव रखेंगे। कमेंट करके बताना लाइव रखना तो। और इन 25 दोहों में जितने भी अलंकार है उन पे कम से कम 40-50 क्वेश्चन बनाकर एक साथ इन अलंकारों को और शब्द शक्तियों को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहें। आज इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में, बाकी का आगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। और अगर आपको कोई कमी दिखी है या मेरे से कोई गलती हुई है तो उसका आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि उसमें सुधार करें। ओके।